सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो इस चैनल से आप जरूर से जुड़ें। एंड माय नेम इज सौरभ पांडे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्योंकि सी एस आई आर से रिलेटेड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और बहुत सारे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है। कुछ लोग स्कोर अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग स्कोर नहीं कर रहे हैं। डिपेंड करता है क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी नीड होती है और आपकी प्रिपरेशन पे भी चीज़ें निर्भर करती हैं। बट कई सारे मन में कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं इस वीडियो को के माध्यम से एक जो एनालिसिस है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और इसको आप बहुत ध्यान से सुन लें। थोड़ा सा ही समय आप लोग को लगेगा, बट इस पॉइंट को थोड़ा सा अगर आप कंसीडर करेंगे तो हो सकता है आपको अपने डिसीजन मेकिंग, जो फर्दर डिसीजन मेकिंग है, उसको आप कर सके। क्योंकि ये जो समय है बहुत ही क्रूशियल है, खासतौर से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए तो ये समय बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो देखो, पहली चीज़ आपको समझना है ना, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू लाइक द प्रोसेस, और इसमें जो कट ऑफ का प्रावधान की अगर बात किया जाए तो क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2 पेपर आपके हुए हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो 2 पेपर हुए हैं। पहला फर्स्ट पेपर था, पेपर 1 था, और आपका पेपर 2 है। बेसिक जानकारी आई थिंक सभी को आप लोग के पास है। पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर हुए हैं, और टोटल आपके जो मार्क्स इसमें बताए गए 350 मार्क्स हैं। 350 नंबर में आपकी जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ को डिसाइड करना है। टोटल 444 आपकी पोस्ट है। अब इस चीज़ को आपको समझना है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 16 शिफ्ट में हुआ है। 16 शिफ्ट में हुआ है। तो आप अगर देखोगे, ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट है वो क्या हैं, दे आर सेइंग कि एक एक्स, मान लो कोई भी उनकी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में दे हैव स्कोर्ड मार्क्स, लाइक कोई 210 स्कोर कर रहा है, एक 240 कर रहा है, एक 260 अपने रेस्पेक्टिव जो शिफ्ट है उसमें स्कोर कर रहा है, कोई 280 स्कोर कर रहा है। मतलब अपने नंबर जो है अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। शिफ्ट की अगर बात किया जाए, एग्ज़ाम आपका 5th से स्टार्ट होकर और 20th को आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ है। अब इस चीज़ को समझना कि जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले वी कैन नॉट टेल अ सिंगल रैंडम नंबर। जैसे अगर आप सिविल सर्विस की एग्ज़ामिनेशन देखोगे तो एक दिन में एग्ज़ाम होता है, तो पेपर का जो लेवल है, पेपर के लेवल के बेसिस में जिसने भी परफॉर्म किया, क्योंकि सेम पेपर सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस बेसिस में जिनके नंबर आएंगे उस बेसिस में कट ऑफ डिसाइड होगा। उसमें ऐसा नहीं कि आपको किसी को इजी मिल गया या डिफ़िकल्ट मिल गया। लेकिन जब मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम होता है तो मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम में सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है, वो ये रहता है कि किस तरीके से हम कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आपके लिए दे रखा है। अब नॉर्मलाइजेशन में हम ऐसा रैंडमली नहीं कह सकते हैं कि मतलब इस शिफ्ट के अंदर आपका 20 नंबर इंक्रीज़ होंगे, इस शिफ्ट में 30 नंबर इंक्रीज़ होंगे, या इस शिफ्ट में 10 नंबर इंक्रीज़ होंगे। जो मैंने स्टडी की है उसमें पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी जो इसमें सामने आया है जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, वो एक परसेंटाइल वाला पार्ट आया। अब इस परसेंटाइल के भी आगे कुछ चीज़ें हैं। जैसे मान लो आपकी शिफ्ट एक्स है और उस शिफ्ट एक्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 260 है। अगर हाईएस्ट मार्क्स 260 है तो वो 260 को आप मानो कि 100 के रूप में कंसीडर किया जाएगा। जैसे अगर 100 में से अगर आप 70 नंबर लेकर आए तो आपके कितना हुआ, 70% है। 70% मार्क्स आपके आए तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 260 में से यार किसी के 240 मार्क्स है, 230 मार्क्स है, तो उसके जो परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा वो इसके रिलेटिव टर्म के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। अब अगर शिफ्ट एक्स में हाईएस्ट मार्क्स, मान लो 5 सितंबर में हाईएस्ट मार्क्स 260 है और 17th की जो है उसमें हाईएस्ट मार्क्स 250 है, या बाद की हाईएस्ट मार्क्स 240 है, 30 जो भी मार्क्स आपके हों 270 है, तो उसमें ये पॉइंट आपको समझना है कि जब भी परसेंटाइल डिसाइड होगा, जब भी परसेंटाइल डिसाइड होगा, उस डिसीजन मेकिंग में ये बहुत निर्भर करता है कि आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और आपका नंबर कितना है। सपोज़ अगर आपके 220 नंबर हैं तो उस 220 नंबर में और 260 और 220 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये चीज़ आपके परसेंटाइल को अफेक्ट करेगी। इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको समझना है कि अगर, जो मैंने देखा भी है, कि एक बार आपका जब परसेंटाइल डिसाइड हो गया, सपोज़ करो अगर आपका परसेंटाइल डिसाइड हो जाता है तो उस परसेंटाइल को अगर आपका 60 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो ये नंबर में कन्वर्ट होगा।
और ये जब नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसके लिए जो कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा वो बेस शिफ्ट का कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा। सपोज़ करो अगर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर सपोज़ करो 8th फैब की, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 8th फैब का पेपर सबसे ईजी था। अब पेपर तो ईजी था बट वो डिपेंड करेगा कि क्या इसमें 70% आपका अटेंडेंस है कि नहीं है, और इसमें मैक्सिमम लोग का जो मीन एवरेज स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है। मान लो सबका जब जितने नंबर टोटल आपके हैं उसमें से अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डिवाइड करोगे तो उसका मीन निकल आएगा। तो अगर जिस शिफ्ट में एवरेज ज़्यादा आ रहा है उसको हम बेस शिफ्ट के रूप में लेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ बेस शिफ्ट। ये जो बेस शिफ्ट आप देख रहे हो ना, इस बेस शिफ्ट के बेसिस में सपोज कि हमने 8th फैब की जो बेस शिफ्ट है उसको डिसाइड किया कि 8th फैब का जो पेपर है वो आपका 8th फैब की जो शिफ्ट है वो आपका बेस शिफ्ट है। अब इस बेस शिफ्ट में आपको समझना है कि अगर आपके 70% नंबर हैं, 70% नंबर आपकी अपनी शिफ्ट में नंबर है, आपकी शिफ्ट में मान लो जो भी आपकी शिफ्ट है उसमें आपके 70% नंबर है। अब जो बेस शिफ्ट होगा ना, उस बेस शिफ्ट में 70% के इक्विवेलेंट कितने नंबर होंगे। तो अगर ईजी वाली जो है जिसमें मीन एवरेज है, तो उसमें अगर 70% में नंबर आपके सपोज करो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हाइपोथेटिकल कि 240 हैं, और यहाँ पे आपके 70% है और आपका नंबर 210 है, तो ये 210 अपने आप 240 बन जाएगा। ये आपको समझना है। इसका अपोजिट अगर आप लोगे, इसका अपोजिट अगर लोगे कि अगर आपके जो है आपकी जो है उसमें 230 नंबर हैं, ठीक है, 230 नंबर है, और फिर भी आपका 70% नंबर है आपकी शिफ्ट में। अब ये जो बेस शिफ्ट है उस बेस शिफ्ट के बेसिस में आपका 230 से 240 ही इंक्रीज होगा, ये याद रखना है। सपोज करो आपके 250 नंबर और आपके 70% में, ये आप इसमें नंबर पे मत जाना, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो हम देख रहे हैं। अगर आपके 70% है और उसमें 250 नंबर, एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर 250 नंबर है तो बेस शिफ्ट से इसको कंपेयर किया जाएगा और उसमें फिर आपके रिडक्शन हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहले समझना है कि इसमें कोई एक रैंडम नंबर दे देना, इट्स नॉट ईजी। ये मतलब ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और वी कैन से इट्स वेरी इम्पॉसिबल। तो जो लोग का भी स्कोर एक बन रहा है ना, क्योंकि जो भी एवरेज निकलेगा तो वो एवरेज अटेंडेंस पे निर्भर करता है और आपके लक पे निर्भर करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर शिफ्ट में आपको बढ़िया प्रोपोर्शन में इंटेलिजेंट और अच्छे प्रिपरेशन वाले लोग आपको प्रोपोर्शनल लेवल पे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, किसी में भले पेपर इजी हो बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर करने वाले वो उसमें कम हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। भले आपकी शिफ्ट जो है लेटर ऑन हो, पेपर डिफ़िकल्ट हो, बट अपने आप को उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को ढाल कर और जो है उस लेवल तक उन्होंने मतलब पहुंच गए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल, आई वाज गोइंग थ्रू पेपर वन, ठीक है, पेपर वन जब आई वाज गोइंग थ्रू, तो इस पेपर वन की बात अगर की जाए ना, तो पेपर वन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली कि इसमें आप हिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकता है, मतलब अच्छा कर सकता है, मिडाइवल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश आप कर सकते हैं। जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो करंट अफेयर्स था, सबसे पार्ट डिफ़िकल्ट। ये करंट अफेयर्स ही आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा था। अगर किसी के स्कोर 100 के नीचे है, किसी के स्कोर 100 के ऊपर है, तो वो उसका डिपेंड करता है करंट अफेयर्स में। जो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, जैसे ये जो स्टार्टिंग की डेट्स है ना, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो करंट अफेयर्स है किस महीने का ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहे हैं, और साथ में कहाँ से इनका सोर्स है। तो आप अगर इनके सोर्स देखोगे तो जो देखो इस एग्ज़ाम की तैयारी, खासतौर से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ट्रैक कर लेते हैं कि ये कहाँ से प्रश्न बना रहा है। जैसे जनरली देखा गया कि जो प्रश्न मैंने स्टडी किया, इसके जो प्रश्न हैं उसमें इन्होंने जो प्रश्न फ्रेमिंग की हुई थी वो पीआईबी से बहुत ज़्यादा सोर्सेस थे, मतलब आई थिंक मोर देन 80% क्वेश्चन इनके पीआईबी से थे, और वो भी 2-3 महीने का है। तो वो 2-3 महीने का पीआईबी आपको कुछ नहीं करना था। पीआईबी की वेबसाइट पे जाके वो कंपाइलेशन आता है, उसको आपको रीड कर लेना था और शॉर्ट नोट्स बना लेना था। यूपीएससी कोई तैयारी कर रहा होगा तो वो इस चीज़ को बहुत तेज़ी से कर सकता है, 1-2 दिन के अंदर वो अपना ये सारी चीज़ें पढ़ के फटाफट ख़त्म कर सकता है। तो ये चीज़ क्या होगी कि इससे क्या होगा कि जो लेटर स्टेज में भले पेपर डिफ़िकल्ट हो, लेकिन लेटर स्टेज में उसका करंट अफेयर्स में जो स्कोर है, जो
अर्ली स्टेज में जिनका करंट अफेयर में स्कोर सपोज करो कि अगर 35 क्वेश्चन है तो 10-12 हो रहे हैं, तो वो बाद के स्टेज में वो 28 तक जा सकता था, 25 के ऊपर जा सकता था। तो इससे उनका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपको ट्रेंड के बारे में आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो ये चीज़ समझना। तो पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कट ऑफ के लिए वो नॉर्मलाइजेशन पार्ट है। और दूसरा चीज़ जो ये बेनिफिट है जो लेटर स्टेज में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस बने होंगे, इस ये बहुत ऑब्वियस होता है कि जब बहुत शिफ्ट होती है तो लोग व्यूज़ के लिए और इनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उसमें सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग उसको पढ़ के चले जाते हैं, उससे एनालाइज करते हैं। जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत आसानी से ट्रैक कर लेते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, और बाद में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बस अपनी शिफ्ट में देखना है कि आपके शिफ्ट में आपका जो एक प्रकार से आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार का है। भले आपके शिफ्ट में सपोज करो 260 है और उसमें 260 और आपके नंबर के बीच में कितने लोग प्रेजेंट करते हैं, उस बेसिस में आपके परसेंटाइल डिसाइड होगी। यहाँ परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस है, पर अगर 97 परसेंटाइल है इसका मतलब आपसे 3% लोग ही उस शिफ्ट के ऊपर हैं, 97% के आप ऊपर हो। तो ये एक सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है, परसेंटाइल का। तो ये चीज़ आपको बहुत मैटर करती है, तो इसलिए एक नंबर देना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सपोज़ करो कि एक और मैं अब एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अब ये चीज़ भी इसमें लागू होगी। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू कि अगर कोई वीडियो इस सब्जेक्ट पे बनता है, सपोज़ करो CSIR के ऊपर कोई वीडियो बनता है कट ऑफ से रिलेटेड, या फिर जो भी समय शिफ्ट चल रही तो उस समय जो भी वीडियोस आपके बन रहे थे, तो वो जो समय है उस समय जो भी वीडियोस बन रहे थे उनके मैक्सिमम व्यूज़ कितने जा रहे थे, आई थिंक 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा किसी वीडियो में व्यूज़ नहीं गए। और ज़्यादातर जो टेलीग्राम चैनल मैंने देखा उसमें जो मैक्सिमम मेंबर 8-9-10 हज़ार से ऊपर जो है, जो बच्चों ने शेयर किया है, तो उसमें नहीं मेंबर्स है। इट मीन्स व्हाट, जैसे मान लो अगर सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और या फिर कोई और एग्ज़ाम अगर होगा तो आप देखोगे तो उसमें लैक्स में व्यूज़ जाते हैं, मतलब 2.5 लाख 3 लाख है ना। सिविल सर्विस का अगर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें आपको 3 लाख 4 लाख व्यूज़ 2-3 दिन के अंदर दिख जाएंगे। आप चाहे इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इट शोज़ कि कितने लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रकार से अगर कुछ नेक्स्ट ईयर के हों वो देख रहे होंगे तो वो मान लो प्रपोर्शन 20-30% हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी साल के मान लो कीज़ जो हैं रिलीज़ सिविल सर्विस की जाती है तो तुरंत जो 2-2.5 लाख व्यूज़ अच्छे जो चैनल है उसमें आपको मिल जाएंगे। बाद में लेटर ऑन जो तैयारी करते हैं वो देख लेते हैं, तो आप देखोगे तो प्रपोर्शन ऑफ व्यूज़ बहुत हाई होते हैं। तो इससे पता चलता है कि अच्छा लोग अटेम्प्ट करने वाले जो, जैसे अगर 10 लाख फॉर्म है तो 50% ऑलमोस्ट पेपर को देते हैं। बट यहाँ पे ये जो नंबर है ना कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम को दिया, ये नंबर मे भी इतना ज़्यादा ना हो। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। जिस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे पार्टिसिपेशन है और जो यूट्यूब वीडियोस में जो व्यूज़ है उस कंटेक्स्ट में देखा जाए, अब इसमें हाई पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि अगर मान लो किसी ने चीटिंग की है, पेपर लीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो जैसे अगर ये स्थिति है तो ये एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे तो सीमित था ही, हर स्टेट में ये प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, बट ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ देखने को मिल जाती है, मैटर ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे जैसे आई थिंक 8 की एक किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था 8 तारीख की, तो उसमें देखो 8 तारीख को अगर पेपर लीक का किसी को पता चलता है तो फिर 9-10 ऐसे जो समय होता है उसमें उनका जो फोकस है वो थोड़ा रिड्यूस होता है, ये पॉसिबिलिटी आपकी रहती है। जब चीटिंग की न्यूज़ पता चलती है तो जो भी मतलब जो देखो यहाँ पे आपको समझना ही है कि आप यहाँ पे आप सोचोगे सर नहीं, आपका एक लॉजिक हो सकता है ना कि नहीं सर जो लोग तो पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम देंगे, लेकिन आपको समझना ये, क्योंकि मतलब ये लॉजिक उसके लिए बहुत बेनिफिट है जब सिंगल डे एग्ज़ाम होता है। लेकिन आप सोचो यहाँ पे इवन इवन जो लोग सिर्फ अपीयर करने जा रहे हैं वहाँ पे, इवन टाइम पास करने भी जा रहे हैं ना, वो भी आपके परसेंटाइल को डिसाइड करेंगे। इस चीज़ को समझना। तो जब चीटिंग और इन सब की न्यूज़ आती है तो सडनली ऐसे लोग जिनकी प्रिपरेशन नहीं है वो पेपर देने नहीं जाएंगे कि कौन जाके खर्चा करे या जो भी ऐसा हो सकता है। अगर 10% का भी रिडक्शन, 10 से 15% का भी रिडक्शन इससे होता है तो इससे पॉसिबिलिटी होती है कि जो परसेंटाइल आपकी शिफ्ट में है वो उससे अफेक्ट आपका हो सकता है या होता है। ये चीज़ बहुत है, बट फिर उस सब्जेक्ट में लोग यूट्यूब वीडियोस बना देते हैं, पैनिक क्रिएट कर देते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखो जहाँ तक बात है चीटिंग का या पेपर लीक की बात है, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है।
और यहाँ पे देखो गवर्नमेंट को तो एक कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल इस कंटेक्स्ट में करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस हो गया। बड़े बड़े माफिया इस एरिया में डेवलप हो चुके हैं, और पहले तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम तक सीमित थे, अब सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो संस्था है CSIR मतलब ये जो संस्था, ये एक रिसर्च बॉडी है। और अगर इनको ये पता करना है कि क्या जो सिस्टम है उसमें हैक हुआ है या नहीं हुआ है, जनरली एनीडेक्स का इस्तेमाल होता है। एनीडेक्स का मतलब होता है कि जो न्यूज़ अगर आप देखोगे तो एनीडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लैपटॉप है, ये मतलब अगर कोई बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को समझे तो वो जानता होगा कि जैसे कोई लैपटॉप, उसमें उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, कोई दूर से उसको एक्सेस कर सकता है। तो आपको ये समझना है कि जिस भी ऐप में ये एग्ज़ाम रन हो रहा था, या सर्वर जो जिससे अटैच था, देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, इवन आज के समय में नॉर्मल सेंस में भी ना ये पता चल सकता है कि अगर इवन जैसे अभी हम लोग बता लाइक वी इफ़ यू कैन डिस्कस, जैसे मान लो एक ऐप है, इवन इन माई ऐप, ठीक है, जो यूपीएससी से रिलेटेड है, सौरभ पांडे CSE ऐप। अब कौन से स्टूडेंट ने कितने समय तक किस सेशन को देखा, कब उसने लॉगिन किया, या किस डिवाइस से किया, क्या IP एड्रेस, ये सारी जानकारी डेटा रिपोर्ट के रूप में आ जाती है। तो ये छोटे से ऐप्स हैं जिनमें, या आप किसी भी लेवल पे ये जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब इतने हाईएस्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है, अगर कोई भी कहीं भी सर्वर का ब्रीच होता है या कहीं भी स्क्रीन शेयरिंग होती है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकली। अभी इंटेंशन पे निर्भर करता है CSIR के, अगर वो करना चाहें तो एक IT ऑडिट होती है। मैं भी किसी टेक्निकल पर्सन से बात कर रहा था, तो वहाँ पे ये एक बात सामने आई, तो उन्होंने ये चीज़ को कहा कि एक IT की ऑडिट होती है, तो ऑडिट अगर वो करते हैं तो उसमें इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें अगर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर अगर मतलब कम लोग हैं, एग्ज़ाम ज़्यादा लोग नहीं दिए, तो उस केस में इस चीज़ को आसानी से किया जा सकता है। फिर और भी तरीके होते हैं जिसमें अगर किसी पे डाउट है, कुछ है, तो उसमें वो और भी मैनुअल लेवल पे भी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को समझना पूरे प्रोसेस में ना पूरा, क्योंकि देखो सरकार का हिस्सा अगर कोई गलत पर्सन बन जाए, जो चीटिंग और पेपर लीक और इससे ये सब करके तामझाम करके और जो है वो सेलेक्ट होके गया, तो आप सोचो उसका इम्पैक्ट, वो क्या इम्पैक्ट डालेगा। वो तो एक प्रकार का वायरस बैक्टीरिया है जो कि पूरा बीमार कर देगा पूरी संस्था को। तो इसको रोकना चाहिए, मतलब संस्था को तो खुद सीरियस होना चाहिए यहाँ पे। सोचो बच्चों से ज़्यादा तो उस संस्था का नुकसान है कि इस टाइप का अगर ह्यूमन रिसोर्स उनको मिल रहा है, तो फिर वो संस्था तो पूरी मतलब क्या हालत होगी उसकी, सोचने वाली बात है। तो CSIR को तो और ज़्यादा कंसर्न इसमें होना चाहिए। तो एक तो देखो ये पॉइंट आपको समझना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यही बात बार बार हाईलाइट ही कर रहा हूँ कि जो आप कट ऑफ की बात करेंगे ना, तो इसमें एक नंबर दे पाना बहुत मुश्किल है। ये नंबर जैसे बहुत सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में होंगे, वो ज़रूर से कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे, इतना आना चाहिए, अरे नहीं तुम्हारे इतने हैं तो तुम्हारा इतने में नहीं होगा, उतने हैं तो उतने में नहीं होगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स इस पर डिसाइड और डिटरमाइन करेंगे। आपकी शिफ्ट में भले आपके 240 आ रहे हो, किसी की शिफ्ट में किसी के 210 आ रहे हो, 215 आ रहे हैं, बट आप इस चीज़ को समझो कि ये जो परसेंटाइज का फार्मूला है ना, ये उन पर ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि जनरली हम सिलेक्शन पे क्या बोलते हैं, विषय ना कि सिलेक्शन जो है मेरिट वाले बच्चे हैं वही डिसाइड करते हैं। इवन इसमें जो पढ़ के भी नहीं गए ना, वो भी अटेंडेंस बढ़ाएंगे तो उससे आपका जो मीन एवरेज निकलेगा शिफ्ट का वो अफेक्ट होगा, और इससे परसेंटाइल भी आपका अफेक्ट होगा। तो मान लो फिफ्थ वाला का एग्ज़ाम, फिफ्थ वाला है, ठीक है, पेपर इजी था, पेपर मान लो इजी था, या सिक्स्थ वाला इजी था, जो भी इजी था, मान लो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो उसमें अगर बच्चे बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करने चले गए, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट, तो भले सबका स्कोर हाई होगा लेकिन एवरेज उसका कम आ जाएगा, तो उसमें उनको बेनिफिट हो सकता है। क्यों? परसेंटाइल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो। फिर इसमें बेस शिफ्ट क्या है, उसको जब डिटरमाइन करते हैं वो क्या है, आपकी अटेंडेंस क्या है वो डिटरमाइन करता है, क्योंकि जो परसेंटाइल है ना, उस परसेंटाइल को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कन्वर्ट होगा किया जाएगा, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया अभी कुछ समय पहले। तो यहाँ पे देखो सारे लोग रेस में होंगे, 210 से लेके जितना भी आप 230-40 लेकर चलोगे ना, सब लोग रेस में इसमें होंगे, किसी भी कॉल आ सकती है। दूसरी चीज़, जब चीटिंग और पेपर लीक की बात होती है तो उसमें वी कैन से कि इसमें तो क्या किया जा सकता है। इसमें ये एक तो है कि जैसे एक
क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई रेगुलर नहीं होता, तो इस टाइप से एक स्टूडेंट बॉडी टाइप या एक ग्रुपिंग टाइप इतना अच्छा बनता नहीं है। और इसमें कोई डेडिकेटेड जो अलग अलग चैनल्स हैं वो भी नहीं रहते हैं, तो इस वजह से अगर मान लो पेपर लीक हुआ है या जो भी है, तो इसमें एक ही सॉल्यूशन बचता है कि उसको उससे रिलेटेड जो भी अग्रीमेंट जैसे पीएमओ हो गया या सीएसआईआर के उसमें ही हम मेल कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें संगठित नहीं है, ना टीचर्स संगठित हैं इसमें इस एग्ज़ाम के लिए, ना स्टूडेंट्स संगठित हैं। स्टूडेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम 10 साल बाद हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हम होप कर सकते हैं कि जो भी गलत तरीके से जिन्होंने भी किया हो, तो आईटी ऑडिट के माध्यम से उस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। और यहाँ पे आप लोग को, जैसे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी तैयारी को थोड़ा फोकस्ड रखें। इधर उधर ज़्यादा वेस्ट करोगे टाइम, प्रीलिम्स में तो देखो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी चीज़ें आसान नहीं है आपके लिए, तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता ही है। तो आपका टाइम ख़राब होगा अगर मान लो इधर उधर आप ज़्यादा समय बिताएंगे, तो समय ख़राब होगा और उसमें फिर जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रीलिम्स में, फिर मेंस में, वो नहीं मिल पाएगा। तो इट्स बेटर कि रिजल्ट तक आप चाहो तो वेट कर लो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना राइटिंग स्किल में इतने आपको दिक्कत नहीं है। वो हाइप करेंगे लोग, है ना, कि मतलब डिस्क्रिप्टिव है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा और इस टाइप से मेरा कोर्स ले लो और ऐसा वैसा। हाँ, आपका थॉट प्रोसेस देखो, राइटिंग के लिए आपको थॉट प्रोसेस होना चाहिए। थॉट प्रोसेस के साथ आप अपने विचारों को लिख सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपके विचार अच्छे डेवलप होते हैं और उसको आप लिख सको। तो अगर आपके पास लिखने की हैबिट है तो उसमें 1 हफ्ता भी बहुत है, ठीक है, 1 हफ्ता भी बहुत है आप, कि आप स्कोर कर सकते हैं। अब काऊ में ऐसे लिखवाएंगे तो अलग बात है। चीज़ें हैं कि लाओ गाय के ऊपर लिखो, है ना, तो वो थोड़ी ना, मतलब अगर इससे तो आपकी कोई टेस्टिंग नहीं होगी। बट अगर जैसे मैं निबंध का टॉपिक आपको सिविल सर्विस का, जो द हिंदू एनालिसिस हमारा मॉर्निंग में होता है, तो मैं आपको सैटरडे को निबंध का टॉपिक प्रोवाइड करता हूँ, या मेंस का क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको शो कर देता हूँ। जो हम लोग का फ्री जो सेशन होता है, द हिंदू का ही सेशन होता है। तो ये देखो, ये पीडीएफ मैं आपको द हिंदू का प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, इस टाइप से सेशन हमारा होता है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। लास्ट 6 to 7 ईयर्स से आई हैव बीन डूइंग द हिंदू एनालिसिस, और ये इस चैनल पे नहीं है। आई हैव वर्कड विथ वेरी हाई, मतलब बहुत अच्छी जो टेक कंपनीज़ हैं उनके साथ आई हैव वर्कड, जो जिनका बहुत प्रोमिनेंट, जिनका नाम आप जानते हो, और बड़ी संस्थाओं में भी आई हैव वर्कड। अब अपना थोड़े लेवल पे स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो काफ़ी अधिक डिजिटल हिस्ट्री भी है, तो आप सर्च करेंगे मेरे नाम से, कई वीडियोस भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अराउंड 4 to 5 thousand वीडियोस आपके यूट्यूब के अंदर है इस टीप। अब आप टॉपिक देखो हिंदू के अंदर जो मैं कवर करता हूँ, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, सिंगलेट फिशन क्या है, इस टाइप के टॉपिक्स आपके रहते हैं, है ना। तो ऐसे टॉपिक्स कवर करना, कलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये सब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। सिंगलेट फिशन का कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग ने डिस्कस, ये यूट्यूब के अंदर सेशन है, ये कोई पेड कोर्स नहीं है। बैलिन वेल्स के बारे में जैसा ऐसा है, तो ऐसे कंटेंट हर एग्ज़ाम की अपनी डिमांड होती है। तो यूपीएससी के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आई ट्राई टू प्रोवाइड द कंटेंट, ठीक है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो कहीं से भी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप जुड़ें, लेकिन हाँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर से जुड़ें और सेशन को देखें, है ना। ये हिंदू का सेशन 9:30-10 बजे तक अपलोड होता है। सुबह मॉर्निंग में एक सेशन आता है, और फिर अभी इकोनॉमी की सीरीज़ भी मैं चला रहा हूँ, उसकी भी 3 क्लासेस हो गई। कल 11:30 बजे उसकी आपकी और भी क्लासेस जो हैं वो इकोनॉमी सीरीज़ के अंदर इकोनॉमी के कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे अगेन, बिफोर आई एंड दिस पार्ट, तो मैं सिर्फ यही आपको बार बार कहना चाहूँगा कि अगर 210 से 230-40 हैं, वो सब लक के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कितना जो है नंबर, मतलब कितने आपकी शिफ्ट का मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितना है, और आपके जो मीन एवरेज कितना है, बेस शिफ्ट कितना है, वो सब चीज़ें पर निर्भर करता है। और इसमें वेरिएशन होता है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे एक सिंपल से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक सेम कंसेप्ट जो नॉर्मलाइजेशन का, वो रेलवेज़ में फॉलो किया जाता है। रेलवेज़ का एग्ज़ाम जो होता है ना, जैसे एक असिस्टेंट लोको पायलट वाला है, उसमें फॉलो किया जाता है। उसमें देखोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देते होंगे, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में तो बहुत फॉर्म भरते हैं, करोड़ करोड़ फॉर्म भर जाते हैं। तो उस केस में जब नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो नॉर्मलाइजेशन में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, 15-20 नंबर होता है। लेकिन जब नंबर कम होते हैं, अटेंडेंस आपकी कम है, ज़्यादा अटेंडेंस नहीं है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में वेरिएशन बहुत अधिक हो सकता है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दिस,
ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ जजमेंट नहीं देना है किसी चीज़ को लेकर कि ये सही है वो गलत है, इतने नंबर में तुम अंदर, तुम बाहर, तुम ऊपर, तुम नीचे, इस टाइप का नहीं। ये बहुत डिपेंड करता है, बहुत ही मतलब इस चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने ज़्यादा इसमें स्लाइड्स और ये सब नहीं बनाई, ऑल्दो मैं ऐसे सेशन क्रिएट नहीं करता हूँ, प्रॉपर स्लाइड्स रहती हैं। बट अब जल्दी से, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, तो मैंने भी एक वीडियो सोचा इसमें बना दिया जाए। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।